हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुमन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल टिश्यू टॉपिक के बारे में। ओके, एनिमल टिश्यू टॉपिक जो है वो नीट सिलेबस में तो है बट सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, तो ये न्यू एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, पर इसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी रेफर करना पड़ेगा। ओके, सो आइए समझते हैं एनिमल टिश्यू क्या है। बेसिकली हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना हुआ है, राइट। हमने पढ़ा है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ये सेल से बना हुआ है। इसका मतलब सेल इज सेल्फ सफिशिएंट टू परफॉर्म ऑल दी फंक्शन। जो एक सेल का बना उसमें भी सारे फंक्शंस हो रहे हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सारे फंक्शंस हो रहे हैं। जो कि हमारा जैसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे में अलग अलग सिस्टम है ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। हमारे पास अलग से नर्वस सिस्टम है, अलग से रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। यस, सो ये इस टर्म को बोला जाता है बेसिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ये जो फंक्शन है इसमें बेसिकली डिविजन ऑफ लेबर हो रहा है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर, मतलब इनके पास बहुत सारे सेल है, राइट। सो ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बेसिकली हर एक काम को करने के लिए अलग अलग टाइप के टिश्यू है, अलग अलग टाइप के ऑर्गन है। सो दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली। सो समझते हैं ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये आपको पता है, स्टिल वी हैव टू रिवाइज इट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो सबसे पहले जब ऑर्गेनिज्म बना था तो सिर्फ वो एक सेल का था, ठीक है। सो धीरे धीरे जब यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलरिटी की ओर ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा था, तो सेल से सबसे पहले बना कलेक्शन ऑफ सेल, मिलकर टिश्यू बनाया। देन टिश्यू से बना ऑर्गन, बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। देन ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, राइट। और यही ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, एक मॉलिक्यूलर, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, राइट। सो जो टिश्यू है हमें इसके बारे में पढ़ना है। बेसिकली टिश्यू इज व्हाट इट इज हम डेफिनेशन लिखेंगे। बेसिकली पहले समझते हैं क्या है टिश्यू। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, आप डेवलपमेंट के टाइम भी देखते हो कि ये हमें देखने को मिलता है। हम सारे जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से बने हैं, जिसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट एक सेल का है, ये डिवाइड होता है, 1 से 2 बनता है, 2 से 4 बनता है, 4 से 8 बनता है, ऐसे करके डिवाइड होते होते कंप्लीट एम्ब्रियो बनता है, जिसके लिम्स आने लगते हैं, फिटस बनता है। ओके, सो बेसिकली डेवलपमेंट होती है एंड पूरा न्यूबॉर्न बनता है, राइट। So this is basically the development from a single cell. So every organism is derived from single cell. यही सिंगल सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर बनाता है ऑर्गन, एंड ऑर्गन मिलकर बनाता है ऑर्गन सिस्टम, एंड देन अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेनिफिट क्या है कि अलग अलग काम को करने के लिए प्रॉपर डिविजन ऑफ लेबर है। इस टॉपिक में हमें इन डिटेल एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है कि एनिमल में ये टिश्यू क्या चीज है, कौन कौन से टाइप के टिश्यू मिलते हैं और उनके क्या रोल है, उनका लोकेशन क्या है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टिश्यू का डेफिनेशन समझते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल with intercellular matrix, having common origin and performing a specific function। सो टिश्यू क्या है, बेसिकली बना है। टिश्यू इज नथिंग बट, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, सेल्स हैं, सेल्स के बीच में है इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स।
सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है, जो नॉन सेलुलर्स है, ये कुछ ग्लाइकोप्रोटीन और फाइबर से बना होता है जनरली। ओके, सो दिस इज सेल्स। सो ग्रुप ऑफ सेल्स को बोल रहे हैं जिसके बीच में इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। ओके, नाउ similar cell having a same some intercellular matrix and having a common origin। अब ये group of cell collectively हम इनको tissue क्यों बोल रहे हैं? Because they are making they are doing certain function, कुछ important function ये collectively कर रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? टिश्यू बोल रहे हैं। अब अलग अलग टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन में फंक्शन करते हैं, सो हम उसको ऑर्गन बोल देते हैं। तो कलेक्शन ऑफ टिश्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू इज बेसिकली ऑर्गन। सो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं, कॉमन ओरिजिन का क्या टर्म है? इसका मतलब क्या है? कॉमन ओरिजिन मीन्स व्हाट? सो जो सेल्स हैं उनका कॉमन ओरिजिन होता है, मतलब ये एक ही ओरिजिन से आए हैं। सो जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि हर एक जो सेल है, हर एक जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी मल्टी सेलुलर की मैं बात कर रही हूँ, उसी में टिश्यू होगा ऑफ कोर्स। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो शुरू होती है फर्स्ट जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है और जाइगोट बनाता है, मतलब एक सेल से शुरुआत होती है। तो ये डिवाइड होकर बेसिकली 1 से 2 सेल, 2 से 4, फिर एक स्टेज होती है कि 16 सेल की स्टेज हो जाती है, देन 32 सेल की स्टेज होती है। तो दिस इज द स्टेप इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, तो एक स्टेज आती है, गैस्ट्रुलर स्टेज बोलते हैं। ये जो सेल है डिवाइड होकर 3 लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो सेल्स हैं बेसिकली वो 3 लेयर में डिवाइड हो जाते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर। सो जो अंदर की लेयर है उसको बोलेंगे एंडोडर्म, एंडोडर्म। जो मिडल की लेयर है उसको बोलेंगे मीजोडर्म, ठीक है, और जो ऊपर की लेयर है उसको बोलेंगे एक्टोडर्म। ठीक है, सेल्स को 3, मतलब जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स है, वो 3 लेयर में डिवाइड हो जाते हैं, ऊपर एक्टोडर्म, देन मीजोडर्म, देन अंदर के जो सेल्स हैं उनको बोलते हैं एंडोडर्म। सारे जितने टिश्यू हैं या ऑर्गन हम बोलते हैं, ये इन्हीं 3 लेयर से डिराइव होते हैं। कुछ टिश्यू एंडोडर्म से डिराइव होंगे, कुछ मीजोडर्म से डिराइव होंगे और कुछ एक्टोडर्म से डिराइव होंगे। सो कॉमन ओरिजिन का मतलब है कि एक जो पर्टिकुलर टिश्यू है उसमें जितने भी सेल हैं वो इन ही 3 लेयर में से किसी एक लेयर से डिराइव हुए होंगे। सो ऑल ऐसा नहीं होगा कि कोई एक पर्टिकुलर टिश्यू है वो कुछ सेल यहाँ से आ गए, कुछ सेल यहाँ से आ गए, कुछ सेल यहाँ से आ गए, नहीं। कॉमन ओरिजिन का मतलब है कि सारे सेल जो एक कलेक्टिवली एक टिश्यू बना रहे वो इन तीनों में से किसी एक लेयर से बने हैं। इज इट क्लियर? और ये लेयर अगर आपको नहीं समझ में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एनिमल किंगडम में इन डिटेल हमें ये पढ़ना है। क्लियर? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। नाउ we'll discuss about different type of animal tissue. Basically types of animal tissue. What are the types of animal tissue? Okay, so there are basically 4 types of animal tissue. पहला है epithelium tissue. Epithelium tissue. ठीक है, फर्स्ट इज epithelium tissue. Second one is connective tissue. Connective tissue. ठीक है, 1 second. Third one is muscular tissue. Muscular tissue. And final one is nervous tissue. So जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन हैं वो इन्हीं 4 में से जो टिश्यू हैं उन्हीं से बने हुए हैं, नर्वस टिश्यू। सो बेसिकली हमारी बॉडी में 4 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। पहला एपिथेलियम,
दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। ब्रीफली हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि इसका क्या फंक्शन होता है, देन हम ईच पार्ट को इन डिटेल हमें पढ़ना है, इसका बेसिकली लोकेशन एंड फंक्शन डिटेल में आना चाहिए हमें। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एपिथेलियम टिश्यू। ये हमेशा बेसिकली एपिथेलियम टिश्यू का काम है प्रोटेक्शन करना, कवरिंग करना या लाइनिंग करना। सो बेसिकली एपिथेलियम टिश्यू हमेशा सरफेस पे प्रेजेंट होता है, बाहर का सरफेस हो चाहे अंदर का सरफेस हो। जैसे कोई ऑर्गन है, लेट्स से कोई ऑर्गन है, मैंने एक ऑर्गन बनाया, ये स्टमक बना लिया। सो ये बाहर का जो इसकी कवरिंग है ये भी एपिथेलियल टिश्यू से बना होगा, और इंटरनल बॉडी लाइनिंग भी, मतलब ऑर्गन की जो लाइनिंग है इंटरनली जहां पे एक्चुअली फूड आ रहा है, ये भी आपका एपिथेलियल टिश्यू से बना होगा। सो ऊपर से कवरिंग और अंदर से लाइनिंग किससे बना है? ये बना है एपिथेलियल टिश्यू से। सो एपिथेलियल टिश्यू का मेजर रोल क्या है? क्योंकि ये सरफेस पे प्रेजेंट होता है, हमारे देखो जो बाउंड्रीज पे, जहाँ पे बॉर्डर पे जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ना, हमारे मिलिट्री मैन, राइट? सो उसी तरीके से एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन का काम है इसका। देन ये ऑर्गन है, बॉडी को क्या करता है? कवर करता है। सो कवरिंग, बाहर से जब अगर ये लेयर करता है तो कवरिंग बोलेंगे, अंदर से बोलेंगे कि लाइनिंग। कोई भी लेट्स से ये कोई आपका इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पर कवरिंग कर रहा है, यहाँ पे लाइनिंग कर रहा है, और बाहर से क्या बोलेंगे? इट इज कवरिंग दिस ट्यूब। सो बाहर कवरिंग, इन द इंटरनल इट इज लाइनिंग। ओके, नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू। सी, कनेक्टिव टिश्यू के काफी टाइप है। कनेक्टिव टिश्यू में आपका ब्लड भी आता है, बोन आता है, कार्टिलेज आता है। सो ये सारे जो टिश्यू हैं ये बेसिकली क्या करते हैं? एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारा बोन एंड कार्टिलेज। दूसरा ये क्या काम करते हैं? बेसिकली लिंकिंग का काम करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट को लिंक करते हैं। सो इसका दूसरा काम है लिंकिंग द डिफरेंट पार्ट, और यू कैन से लिंकेज। एंड थर्ड पार्ट, जैसे ब्लड है आपका, ब्लड का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट। सो ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। यस, so transport is also the function of your connective tissue. So third is your muscular tissue. Muscular tissue में basically क्या आते हैं बेटा? It is muscles, different type के muscles हैं। So ये muscles में क्या ability होती है? They can contract and relax. So इनकी contraction, हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रही है, जैसे अभी मैं ये हैंड मूवमेंट कर रही हूँ, इट इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, उसके साथ में जो बोन्स है उनकी मूवमेंट होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में चाहे वो वॉलेंट्री मूवमेंट हो या इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो, इट इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हमारा मस्कुलर टिश्यू इन्वॉल्व होता है। और इस टॉपिक को भी हमें बहुत ब्रीफली यहाँ पर पढ़ना है, बहुत शॉर्ट में हम पढ़ेंगे, इन डिटेल हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट टॉपिक में पढ़ेंगे। फाइनल है आपका नर्वस सिस्टम, आई एम सो सॉरी, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है? बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन। जो न्यूरॉन का काम क्या होता है? न्यूरॉन सेल्स होते हैं। जैसे आप जानते हो कि हमारी बॉडी में पूरा जो प्रोसेस है, कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन। सो ब्रेन में इट इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ मेजरली न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन से बना है। सो ये लोग न्यूरॉन से पूरी बॉडी में ये स्प्रेड होते हैं, और हर एक बॉडी से ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाते हैं, एंड ब्रेन के सिग्नल को सारे बॉडी तक, सारे ऑर्गन तक फैलाते हैं। सो इनका बेसिक काम है नर्व इंपल्स जनरेट करना और इसको ट्रांसफर करना। सो बेसिकली ओवरऑल अगर हम देखें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इनका रोल होता है। कोऑर्डिनेशन, पूरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करना और इंफॉर्मेशन को, आई मीन सारे जो प्रोसेस है उनको कोऑर्डिनेट करना। दिस इज द मेजर रोल ऑफ नर्वस टिश्यू। दिस टॉपिक इज अगेन हम यहाँ पे ब्रीफली पढ़ेंगे, इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसका रिस्पेक्टिव चैप्टर हमें पढ़ना है, दैट इज नर्वस सिस्टम, जिसमें हमें इन डिटेल पढ़ना है इसके बारे में, कैसे न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और ये फंक्शन कैसे करता है।
क्लियर? सो इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये दो टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ना है और ये शॉर्ट में पढ़ना है. सो लेट अस स्टार्ट विद द एपिथेलियल टिश्यू. ओके, सो आज हम एपिथेलियल टिश्यू खत्म करेंगे, देन नेक्स्ट टॉपिक में हम ये तीनों पार्ट फिनिश करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द एपिथेलियल टिश्यू. लेट अस टॉक अबाउट एपिथेलियम और एपिथेलियल टिश्यू. सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है? एपी एंड थीलियम, दो टर्म है ना इसमें, इसका मीनिंग क्या है? एपी का मतलब होता है अपॉन, अपॉन समथिंग, राइट? सो एपी का मतलब होता है अपॉन. वन सेकेंड, I'll write again. एपी अपॉन, एंड थीलियम का मतलब ग्रो. सो जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो हमेशा किसी दूसरे टिश्यू पे ग्रो करता है, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू पे ग्रो करता है. तो हम एक जनरल डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू का. ठीक है, जो नॉर्मली आपका एपिथेलियम टिश्यू होता है कभी ये अकेला नहीं होता. Always it is present on one membrane which is called as basement membrane. So ये आपका सेल है, this is cell and this is the basement membrane. So always epithelium, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ना, upon it will grow upon some other tissue. So always grow on basically कनेक्टिव टिश्यू. हमेशा इसके साथ में कनेक्टिव टिश्यू होगा. सो आई विल ड्रॉ हियर. उसको मैं बाद में ये टर्म को एक्सप्लेन करती हूँ. इस बस नेम का मीनिंग ये है कि इट विल ऑलवेज ग्रो ऑन कनेक्टिव टिश्यू. आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल फीचर देख लेते हैं कि एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है. सो एपिथेलियल टिश्यू को आप जब भी देखोगे, मैंने आपको शुरुआत में एक्सप्लेन किया था कि इसका जनरल काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना होता है, कवरिंग करना होता है या लाइनिंग करना होता है. सो कोई भी ऑर्गन है वो बाहर से और अंदर से एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है. जैसे कि आप एक किसी घर का एग्जाम्पल ले सकते हो. कोई भी रूम है, बाहर से भी ये कवर्ड है, अंदर से भी दीवार बनी हुई है. सो ये दीवार की जो कवरिंग है, बाहर की कवरिंग और अंदर की लाइनिंग, ये एपिथेलियल टिश्यू का है. इसी तरीके से हमारा बॉडी, जो ऊपर का स्किन लेयर है, ये भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है. और अंदर की जो बॉडी वॉल होती है, ये बाहर भी क्या है, ये स्किन का पार्ट है, दिस इज एपिथेलियल टिश्यू. और अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल. ये बॉडी की वॉल जो लाइनिंग है, जहाँ पे फ्लूइड भरा है और यहाँ पे ऑर्गन्स भरे होते हैं. So this is again internally lined by epithelial tissue, outer covering by epithelial tissue. Okay, so always epithelial tissue, the free surface of epithelial tissue, NCERT की लाइन है, free surface of epithelial tissue will either face outer environment or body fluid. जैसे हमारा स्किन का एग्जाम्पल ले लो, ये आउटर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है. और इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट ले लो या फिर यू कैन से किडनी ले लो, एनी ऑर्गन इफ यू टॉक अबाउट इंटरनली, जहाँ पे बॉडी फ्लूइड एंटर करता है, वो पार्ट जो है वो एपिथेलियम टिश्यू से बना है. जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, अभी हमने डिस्कस किया था कि आपका स्टमक की जो जहाँ पर यहाँ से फूड आता है, यस, जो फूड आता है, फूड यहाँ पे जो एंटर करता है, यहाँ पे भी जो फेस कर रहा है फ्लूइड को, बॉडी फ्लूइड को या फूड को, वो कौन है, एपिथेलियम टिश्यू है. और बाहर एक्सटर्नली ये ऑर्गन जहाँ प्रेजेंट है, वहां पे कैविटी प्रेजेंट है, राइट.
फ्लूइड प्रेजेंट है। यहाँ अगेन क्या है, इसकी जो कवरिंग है इट इज एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर? सो इट विल आइदर फेस द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, आउटर एनवायरमेंट, और इट विल और बॉडी फ्लूइड। दूसरी बात देखो, अगर हमें कोई कवरिंग करनी है, जैसे हम घर की दीवार बनाते हैं, सो क्या हमें वहां पे कोई गैप चाहिए होता है? नहीं चाहिए होता है। बेसिकली हम पूरा कॉम्पैक्टली स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट बनाते हैं ना, देयर शुड बी नो गैप, उसमें पोर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू का रोल क्या है, एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, बेसिकली कवर करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे हमें कोई लीकेज नहीं चाहिए होता है। सो यहाँ पे जो सेल्स है, जैसे हमने टिश्यू का एग्जांपल दिया, टिश्यू का डेफिनेशन पढ़ा था कि सेल्स है उसके बीच में कुछ इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होते हैं, पर एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, इट इज कॉम्पैक्टली अरेंज्ड with least or no intercellular matrix, or you can say intercellular space. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेल्स हैं ये एकदम कॉम्पैक्टली प्रेजेंट है, इनके बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। सो क्योंकि इनको कवरिंग और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, सो दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज। आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज with least intercellular matrix or no intercellular matrix, so it is your epithelial tissue. Is that clear? So इसका फंक्शन, इन जनरल फंक्शन हमने लिख लिया है। इसका जनरल फंक्शन क्या होता है, इट इज प्रोटेक्शन, कवरिंग एंड लाइनिंग। ठीक है, अब देखो हमने डेफिनेशन पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू का कि इट ग्रोज ऑन सम अदर टिश्यू दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। सो इसका कारण क्या होता है, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू क्योंकि आउटर सरफेस पे होता है बेसिकली, सो दिस इज अवेस्क्युलर। क्या होता है ये, अवेस्क्युलर। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, अवेस्क्युलर का मतलब, वेस्क्युलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, सो नो ब्लड सप्लाई। सो जो एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या है, अवेस्क्युलर है। सो इनको कोई ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है ना, तो इनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलता तो इनको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। बेसिकली देखो, जो भी हमारे बॉडी में सारे ऑर्गन या सारे सेल तक जो न्यूट्रिशन सप्लाई का मेन है दैट इज ब्लड, राइट। ब्लड के थ्रू सारे पार्ट में क्या जाता है, न्यूट्रिशन जाता है, ऑक्सीजन जाता है। पर इनको कैसे मिलेगा एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिशन। सो इसकी वजह से जहां जहां एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन तो है ही। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेल्यूलर लेयर, इट इज नॉन सेल्यूलर लेयर। बट इसके साथ नीचे हमेशा beneath this epithelial tissue there is presence of connective tissue. Okay, this is connective. I'll write again, one second. This is what? This is connective tissue. अब ये जो connective tissue है it is highly vascular. इसके पास बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है, हाईली वेस्क्युलर। सो हाईली वेस्क्युलर होने की वजह से ये न्यूट्रिशन जो है ये एपिथेलियल टिश्यू को ट्रांसफर करता है, यहाँ के थ्रू एपिथेलियम टिश्यू को न्यूट्रिशन मिलता है। क्लियर है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ से न्यूट्रिशन जो है वो एपिथेलियल टिश्यू को मिलता है। क्लियर। सो हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है दैट इज अवेस्क्युलर। ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं इस पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेस्क्युलर और विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू डू नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स। सो इट इज योर एपिथेलियल टिश्यू। यस, ओके। सो दिस इज जनरल फंक्शन ऑफ योर एपिथेलियल टिश्यू।
ये इसके फीचर्स थे एपिथेलियल टिश्यू के। अभी हमें इन डिटेल इनके टाइप्स पढ़ने हैं। उसके पहले हम कुछ मॉडिफिकेशन देखते हैं। ये हमने जो स्ट्रक्चर दिखा है, दिस इज द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ओके, अब हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन देखते हैं। दिस इज द फ्री सरफेस, राइट, दिस इज द फ्री सरफेस। तो कई जगह पे क्या होता है, कहीं कहीं फंक्शन के हिसाब से इस फ्री सरफेस में मॉडिफिकेशन हो जाती है। सो राइट द हेडिंग modification in modification of free surface in epithelial tissue, in epithelial tissue। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू है उनमें कुछ सरफेस पे कुछ प्रोसेस आ जाते हैं। जैसे कि मैं पहले आपको जनरल बताती हूँ, ये आपका सिंपल टिश्यू है जिसका जो फ्री सरफेस है वो स्मूथ है, पर कई बार जरूरत के हिसाब से जो टिश्यू का सरफेस है उसमें इस तरीके से फोल्डिंग आ जाती है, इस तरीके के प्रोजेक्शन आ जाते हैं। इस प्रोजेक्शन को बोला जाता है माइक्रोविलाई। क्या बोला जाता है? माइक्रोविलाई। तो कई बार एपिथेलियल टिश्यू के सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सो आपको बायोलॉजी में आप जब भी पढ़ोगे, चाहे ये हो माइटोकॉन्ड्रिया हो, इसमें जहां जहां पे भी फोल्डिंग होगी, इंटेस्टाइन में भी आप देखोगे कि विलाई प्रेजेंट होता है। सो जो सरफेस की फोल्डिंग होती है, इट इज फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। सो द मेन एम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज, अगर ये स्मूथ है, स्मूथ सरफेस पे अगर स्मूथ टेबल है तो उसमें डस्ट बहुत कम ट्रैप होता है, लेकिन अगर वही जो सरफेस है वो खुरदुरा हो, रफ हो, तो वहां पे ज्यादा डस्ट है वो ट्रैप होगा, है ना। सो इसका मतलब इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। सो जहां जहां पे भी ऐसी फोल्डिंग मिलेगी, इट इज nothing but to increase the surface area। और ऐसे टिश्यू को हम, जहां पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, ऐसे टिश्यू को we will called as brush bordered epithelium tissue। ठीक है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू। इसका रोल क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि जो वो सेल है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर सके, मैक्सिमम सिक्रीट कर सके, सिक्रीशन कर सके। तीसरा टाइप जो है, तीसरा मॉडिफिकेशन, दूसरा मॉडिफिकेशन, पहला तो हमने सिंपल ही पढ़ा, तीसरा मॉडिफिकेशन क्या होता है? अगेन आई एम टेलिंग सेम थिंग। दूसरा मॉडिफिकेशन, अगर सेल की सरफेस पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज सीलिया। ओके, सो आपको पता है कि सीलिया और फ्लैजेला का रोल मूवमेंट में होता है। सो ये सेल्स तो खुद मूव नहीं करते सीलिया के प्रेजेंस में, जैसे पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होता है तो उसके थ्रू वो मूव करता है, पर ये सेल्स तो कॉम्पैक्टली अरेंज स्ट्रक्चर है, दे विल नॉट मूव, बट दे विल, दिस एम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज टू मूव द पार्टिकल। सो दिस इज नथिंग बट सीलिया, और इसका क्या काम है? फॉर मूवमेंट of particle in specific direction, in specific direction। So basically इनका मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, जैसे ये प्रेजेंट होते हैं फेलोपियन ट्यूब में, जो ओविडक्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ओवम जब ओवरी से आता है, लेट्स से दिस इज योर ओविडक्ट। सो जब ओवम आता है यहाँ से, तो यहाँ पर जो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इस ओवम को ये पुश करके यहाँ पर लाते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन, एम्पुला में लाते हैं। सो दिस इज नथिंग बट योर ड्यू टू द सीलिएटेड एपिथेलियम, वो जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ऐसे सेल्स को क्या बोलते हैं? सो
दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द सरफेस। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू द मतलब एक तो एपिथेलियम जो सरफेस पे प्रेजेंट है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट नाउ टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू के टाइप पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मतलब नाम के साथ साथ लोकेशन पूछता है कि कहाँ पे ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सो बेस्ड अपॉन ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये कितने लेयर में प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑफ कोर्स सिंपल मीन्स सिंपल, यस, सिंपल मीन्स यहां पर क्या होता है कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिर्फ एक लेयर होगी सेल की। सो जो अभी तक हमने स्ट्रक्चर देखा वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का देखा, वन लेयर ऑफ सेल, वन लेयर ऑफ सेल्स की वन लेयर होगी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। और यहां पर क्या होगा बच्चों? दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे देयर विल बी मल्टीपल लेयर। ओके, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे देयर विल बी मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। सो मल्टीपल layer of cells on single basement membrane, single basement membrane. So multiple layer का एम क्या होता है? जनरली इसका जो मेजर एम होता है वो होता है प्रोटेक्शन। जहां पे भी प्रोटेक्शन करना है मतलब केमिकल और फिजिकल स्ट्रेस से बचाना है बॉडी या ऑर्गन को, सो वहां पर हमारा बेसिकली कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। इन डिटेल हमको पढ़ना है, इसके लोकेशन भी पढ़ने हैं, फंक्शन भी पढ़ने हैं। नाउ अबाउट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अगेन हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को शेप के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। सो राइट डाउन, वी कैन डिवाइड दिस, वन सेकेंड, यस। अब ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बेस्ड अपॉन शेप, based on shape we can divide it into three types. We can divide it into three types. पहला है हमारा squamous epithelial tissue. I am writing ET for epithelial tissue. दूसरा है cuboidal epithelial tissue. तीसरा स्ट्रक्चर है बच्चों कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। बहुत इजी मीनिंग है इसका। स्क्वामस का मतलब क्या होता है? फ्लैट। तो इस केस में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, सेल्स जो होते हैं वो बहुत फ्लैट प्रेजेंट होते हैं। दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दिस इज योर फ्लैट सेल, फ्लैट सेल। क्यूबॉइडल में जो सेल्स होते हैं वो क्यूब शेप के प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस, मॉडरेट शेप के क्यूब शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। सो दैट्स व्हाई द नेम इज क्यूबॉइडल। कॉलमनार में जो स्ट्रक्चर होता है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एकदम टॉल टॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस इज योर कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू।
ओके, सो ये 3 टाइप है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार, बेस्ड अपॉन द शेप ऑफ द सेल्स। ओके, अब ये देखो कंपाउंड एपिथेलियल में क्या होता है कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन में मल्टीपल लेयर है, तो यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे स्क्वामस हो सकते हैं, क्यूबॉइडल हो सकते हैं या कॉलमनार भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर हमको वो डिटेल नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में वो नहीं है, हमें बस सिंपल एपिथेलियल के टाइप्स पढ़ने हैं। ओके, सो लेट अस लर्न ईच ऑफ दिस। सो पहले आप हेडिंग डालिए सिंपल स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल, आई एम सॉरी, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू है ना। पहले हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। सो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि ये सेल्स कैसे होंगे, सेल्स होंगे ऑफ कोर्स फ्लैट सेल होंगे। सो हाउ आर द सेल्स, फ्लैट सेल्स विथ फ्लैट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी फ्लैट न्यूक्लियस है ना, एंड प्रेजेंट एट सेंटर, प्रेजेंट एट सेंटर। इसके साथ साथ क्या होगा बच्चों, हमेशा आप देखोगे ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है उसको पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, पेवमेंट मेम्ब्रेन। क्यों बोला जाता है पेवमेंट मेम्ब्रेन, बिकॉज देखो ये जो स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, फ्लैट सेल्स होते हैं, जैसे हमारे फ्लोर जो होते हैं, फ्लोर में फ्लैट टाइल जैसा होता है ना, टाइल्स जो लगा होता है, टाइल जैसा नहीं, टाइल लगा होता है हमारे फ्लोर पे। सो बेसिकली ये जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है ये भी एकदम टाइल जैसा स्ट्रक्चर दिखाता है, मतलब फ्लैट एकदम टाइल जैसे स्ट्रक्चर होता है इनका। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेवमेंट मेम्ब्रेन, बिकॉज इट लुक लाइक अ टाइल, बिकॉज ऑफ टाइल लाइक अपीयरेंस। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्म है दैट इज टेसेलेटेड एपिथेलियम। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इट विल शो इररेगुलर बाउंड्रीज, इररेगुलर बाउंड्रीज। ये जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, इट इज लाइक दिस, इट इज नॉट स्मूथ। ये जो फ्लैट सेल्स है ना, ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसमें। दिस इज बेसिकली जो इसका बाउंड्री है दैट इज नॉट स्मूथ, इट इज इररेगुलर बाउंड्रीज। सो ये जनरल आपकी जो फीचर है वो है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का। पहला तो ये फ्लैट होगा, दूसरा बाउंड्री जो है वो इररेगुलर बाउंड्री है। अब देखो ये जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स है ये फ्लैट सेल्स है ना, तो ये फ्लैट सेल्स है तो क्यों, बिना रीजन का कोई हमारी बॉडी में कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सो इसका रीजन क्या है वो हम जानेंगे तो हमें ये याद करना इजी हो जाएगा कि इसका लोकेशन क्या है। ओके, सो लेट्स लर्न व्हाट इज द लोकेशन एंड व्हाट इज द फंक्शन। सो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं, देन हम डिटेल में इसका लोकेशन पढ़ेंगे। सो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका स्पेसिफिक फंक्शन है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, देखो पहले तो फिल्ट्रेशन समझते हैं। फिल्ट्रेशन क्या चीज होती है, जो नॉर्मल हम फिल्टर करते हैं, आप लैब में भी आप देखते होंगे कि फिल्टर पेपर लेकर हम कोई चीज केमिकल फिल्टर करते हैं, या फिर घर में भी जैसे हम चाय छानते हैं, राइट, वो फिल्ट्रेशन है। तो हम हमेशा चाय छन्नी कैसा यूज करेंगे, जिसकी बहुत थिन लेयर हो। उसी तरीके से हमारी बॉडी में जहाँ फिल्ट्रेशन होता है, मैं एक्सप्लेन करूंगी, वो हमेशा थिन लेयर का होना चाहिए। सो वहां पे थिन सेल प्रेजेंट होंगे जो कि स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होगा, क्योंकि जितना कम डिस्टेंस होगा चीजें फिल्टर आसानी से होंगी, है ना। दूसरा टर्म है आपका डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन टर्म का मीनिंग क्या है कि कोई भी चीज, कोई भी मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करती है. सो मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन. जैसे कि आप कोई परफ्यूम स्प्रे करते हैं, जब परफ्यूम स्प्रे करेंगे तो जहां पे स्प्रे कर रहे हैं वहां पे ज्यादा क्वांटिटी है, वहां से वो पूरी जगह स्प्रेड होता है, राइट. सो दिस इज नथिंग बट द डिफ्यूजन ऑफ गैस, राइट. सो ये चीजें, डिफ्यूजन का मतलब सेम है कि जहां पे चीज ज्यादा है वहां विदाउट एनी एनर्जी ये कम की ओर मूव करती है. क्लियर. सो डिफ्यूजन के लिए भी इट विल मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन. सो ये कहाँ होता है, मैं पहले आपको डिफ्यूजन एक्सप्लेन करती हूँ, देन विल कम टू द लोकेशन. ओके. सी, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रेश एयर अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सेल कर रहे हैं. सो ये ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं तो ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक से, ट्रकिया से होकर ये ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, एंड ब्रोंक्यूल का एंड जो होता है लंग्स के अंदर, दैट इज योर एल्वियोलाई इज प्रेजेंट. एल्वियोलाई क्या है, एयर सैक है जहां पे ऑक्सीजन भरी होती है. अब यहाँ पर मैं एक एल्वियोलाई का, एक एल्वियोलस का डायग्राम बना देती हूँ. दिस इज योर एल्वियोलस. एल्वियोलस जहां पे क्या भरा हुआ है, ऑक्सीजन भरा हुआ है. ओके. हमारे हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी यहां जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर. ठीक है. सो दिस इज योर पल्मोनरी कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी. ये क्या कर रही है, हार्ट से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेकर यहाँ पर आ रही है, और बेसिकली यहाँ पर एक्सचेंज होगा गैसेस का. मतलब पूरी बॉडी का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले हार्ट में जाता है, और हार्ट से फिर वो लंग में जाता है, क्योंकि लंग के पास तो फ्रेश एयर प्रेजेंट है. सो वहां पे एक्सचेंज होता है. ये अपना जो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये कैपिलरी जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, सो इसके पास क्या ज्यादा है, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स ज्यादा से कम की ओर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो भी ज्यादा से कम की ओर डिफ्यूज होकर जाएगा. सो दिस इज द डिफ्यूजन. सो इस डिफ्यूजन के लिए जो सरफेस होना चाहिए, जो ये पास करके जाएंगे, ये इस बहुत पतली सरफेस होनी चाहिए. सो ये जो दिस इज एल्वियोलाई और दिस इज ब्लड कैपिलरी. सो ये जो एल्वियोलाई है इसकी भी लाइनिंग जो होती है, दिस इज लाइंड बाय इंटरनली विद द हेल्प ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू. सो यहाँ भी कौन सा एपिथेलियल होगा, स्क्वामस, मतलब फ्लैट सेल होंगे. यस. और जो कैपिलरी होगा वो भी कैसा होगा, वो भी बना होगा स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से. किसे बना होगा, आई विल ड्रॉ हियर स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से. आई होप दिस इज क्लियर. मतलब जितने फैट सेल्स होंगे वहां से चीजें आराम से डिफ्यूज होकर जा सकती है. सो हम लोकेशन लिख सकते हैं इसके हिसाब से. व्हाट इज द लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन इज एल्वियोलाई ऑफ लंग, जहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर आ रहा है. दूसरा ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स क्यों, एक तो यहाँ पे हमने देखा ब्लड वेसल्स का क्या रोल है. बाकी बॉडी में क्या होता है, जहां भी ब्लड वेसल जा रहा है वो न्यूट्रिएंट ट्रांसफर कर रहा है, तो न्यूट्रिएंट को ब्लड से जाने के लिए जो मेम्ब्रेन होनी चाहिए वो बहुत पतली होनी चाहिए. सो ये भी फ्लैट सेल से बना है, स्क्वामस सेल से बना होता है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है. ओके. देन देखो ब्लड वेसल्स को क्या, मैं ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, जो स्क्वामस एपिथेलियल ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, इनको बोला जाता है एंडोथीलियम. क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम. ये भी क्वेश्चन आता है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. द एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज एंडोथीलियम, मेसोथीलियम, नन ऑफ दिस. सो बेसिकली इट इज एंडोथीलियम. अब आते हैं हम फिल्ट्रेशन पे. तो फिल्ट्रेशन को समझने के लिए हमें किडनी का फंक्शन जानना होगा, तभी हम फिल्ट्रेशन समझ पाएंगे. सो बेसिकली देखो, पूरी बॉडी से जितना कचरा है, कचरा क्या है बेसिकली, नाइट्रोजनस वेस्ट. ये कहाँ जाकर फिल्टर होता है, किडनी में जाकर फिल्टर होता है. तभी हम बोलते हैं कि किडनी क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, क्योंकि किडनी में जो ब्लड, जो आर्टरी क्या करती है, ब्लड लेकर आती है. दिस इज रीनल आर्टरी.
मतलब ये पूरी हार्ट से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट लेकर किडनी के पास आई है, साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा यूरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, पूरी बॉडी का कचरा लेकर किडनी के पास आई है, क्योंकि किडनी की क्या प्रॉपर्टी है, ये इस कचरे को फिल्टर करता है और उससे बना देता है यूरिन। उससे क्या बना देता है, यूरिन, है ना। उसे यूरिन बनाकर ब्लैडर में इकट्ठा होता है और फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाता है। अब पढ़ोगे एक्सक्रीशन चैप्टर में, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में इसको डिटेल में पढ़ोगे। बट यहाँ पे हमें ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इसके सारे पार्ट्स जो है वो बेसिकली पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये किडनी में ये ब्लड वेसल जो न्यूट्रिएंट लेकर जा रहा है, इसी ब्लड वेसल से जो किडनी के सेल्स हैं वो क्या करते हैं, उसमें से यूरिया भी ट्रैप कर लेते हैं और उससे यूरिन बना देते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट सेल का नाम होता है नेफ्रॉन। ऐसे इंपॉर्टेंट सेल का नाम क्या है, नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसके बारे में आप इन डिटेल पढ़ोगे, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सो ये भी आपके सिलेबस में है, तो अभी से आप जान जाओगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको टिश्यू भी पढ़ना है। अब ये किडनी का जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर हमको जनरल जानना चाहिए। सो ये बना होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। दिस इज योर बेसिकली पहला कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहां पे एक्चुअली में फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड वेसल एंटर करता है और वहां पे फिल्ट्रेशन होता है। इसको बोला जाता है साइंटिस्ट के नाम से, इसका नाम है बाउमन्स कैप्सूल। ओके, इसके कंटिन्यूएशन में देयर इज अ ट्यूब्यूल, जहां पे एक्चुअली यूरिन फॉर्मेशन होना शुरू होता है। ये ट्यूब्यूल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज रीनल ट्यूब्यूल अगेन। इसके हमें अलग अलग पार्ट के नाम याद करने जरूरी है। ओके, ओके, सो सी, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे क्या होता है, दिस इज बाउमन कैप्सूल। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ये जो ब्लड एंटर कर रहा है वो छोटे छोटे जो है कैपिलरी में जाके फिर आर्टेरियोल्स बनता है, और ये आर्टेरियोल फिर एक एक सेल के पास जाता है, जहां पर एक्चुअली में उस आर्टेरियोल में से जो छोटा छोटा यूरिया है वो ये सेल्स कलेक्ट करके कलेक्टिव एक ट्यूब में डाल देते हैं, और वो फाइनली फिर किडनी से बाहर यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। ठीक है, मतलब आप समझो कि एक सेल्स है, मतलब किडनी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और हर एक सेल क्या कर रहा है, थोड़े थोड़े अमाउंट में यूरिया निकालकर किडनी से बाहर फेंक दे रहा है। मतलब पूरे बॉडी से यूरिया निकालकर बाहर फेंक दे रहा है यूरिन के फॉर्म में, राइट। सो ये जो सेल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हर एक नेफ्रॉन में घुसते हैं। सो दिस काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स इज देयर। इसका कुछ नाम है, पर आपको हम इन डिटेल एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। जो ब्लड वेसल का गुच्छा जो घुसता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। सो हमें पता है जितने भी हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो किससे बने हैं, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ब्लड वेसल से ब्लड क्या है, प्रेशर से आता है और उसकी वजह से यहाँ से ये फिल्टर होता है, फिल्टर होके यूरिया यहाँ पर आ जाता है। सो यहाँ से फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फॉर्म कर रहे। तो जहां भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जहां पे भी फिल्ट्रेशन होता है उस फिल्ट्रेशन में बहुत फ्लैट सेल होना चाहिए। सो हमारा जो बाउमन कैप्सूल है ये भी बना है स्क्वामस एपिथेलियल से। ग्लोमेरुलस जहां से ब्लड एक्चुअली में न्यूट्रिएंट यू कैन से यूरिया और जो भी गंदगी है फिल्टर होकर बाउमन कैप्सूल में आ रही है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, वो भी किससे बना है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बना है। सो विल राइट हियर बाउमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस पार्ट, किडनी के इस पार्ट में, आई मीन नेफ्रॉन के इस पार्ट में कौन सा एपिथेलियल प्रेजेंट होता है। सो इट इज योर स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसके अलावा किडनी का बाकी नेम आप याद कर लो। अभी हम आगे आने वाले, मतलब आगे जब टिश्यू पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट है। तो पहला
ये ट्यूब्यूल है, इसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। जो भी बॉमन कैप्सूल के पास में है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या फिर हम बोल सकते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जो इससे दूर ट्यूब है उसको हम बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। 1 सेकेंड ना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर डीसीटी भी इसका फुल फॉर्म यूज किया जाता है। डीसीटी में कौन सा टिश्यू है, पीसीटी में कौन सा टिश्यू है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे। और ये जो आपको यूपिन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज लूप ऑफ हेनले या हेनलेस लूप भी बोलते हैं, ठीक है, लूप ऑफ हेनले और हेनलेस लूप, पीसीटी डीसीटी। तो पूरे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको समझा, बाउमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, this is proximal convoluted tubule, this is loop of Henle and this is DCT, that is distal convoluted tubule। इनमें कौन सा एपिथेलियल हम आगे पढ़ेंगे। पहला आपको बाउमन एंड ग्लोमेरुलस में याद रखना है, इट इज स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? इसके अलावा आपका एक और, आपकी जो बॉडी में सिलोमिक कैविटी होती है, जो बॉडी कैविटी होती है बेसिकली, 1 सेकेंड, ओके, जो बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? सिलोमिक कैविटी। हमारी जो पूरी बॉडी है, बॉडी में बाहर से स्किन है, अंदर से क्या है? बॉडी वॉल है, और अंदर पूरी बॉडी कैविटी से बनी हुई है। ऊपर के डायफ्राम के ऊपर को थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी है। सो ये पूरी जो कैविटी की जो लाइनिंग होती है, तो सिलोमिक कैविटी के में जो एपिथेलियल प्रेजेंट है उसको अलग से एक टर्म दिया गया है, उसको बोलते हैं मेसोथीलियम, ठीक है। सो ये कुछ टर्म आपको याद रखने हैं कि सिलोमिक कैविटी में जो एपिथेलियल है वो कौन सा एपिथेलियम है, उसको क्या नाम है? बेसिकली मेसोथीलियम। सो दिस इज अबाउट योर स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। फ्लैट सेल है तो इसका काम क्या होगा? फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। सो लेट्स लर्न। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज cuboidal epithelial tissue. Okay, next is your cuboidal epithelial tissue। कौन सा cuboidal? सिंपल है ना, हम एक लेयर की बात कर रहे, तो सिंपल cuboidal epithelial tissue। तो यहाँ पे हमने जनरल स्ट्रक्चर देखा, एक सेल है, सेल का क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, राइट, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, क्यूब लाइक। सो सेल्स कैसे हैं बच्चों? क्यूब लाइक सेल, एंड सेल का शेप, न्यूक्लियस का शेप क्या है? राउंड न्यूक्लियस, okay, round nucleus and 1 second, round nucleus and present at center, अब देखो, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू में कभी भी वो ऊपर का प्रोसेस नहीं प्रेजेंट होगा, सिर्फ बेसिकली स्क्वामस एपिथेलियल का काम क्या है? बस फिल्ट्रेशन करना, डिफ्यूजन करना। क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार में आपको जो सरफेस के मॉडिफिकेशन है वो दिखते हैं। सो हम इसको 3 पार्ट में हम पढ़ सकते हैं। वी कैन स्टडी दिस इन 3 पार्ट्स। पहला आपका है सिंपल स्क्वामस विदाउट एनी सरफेस में चेंजेस। सो सिंपल क्यूबॉइडल, आई एम सो सॉरी, क्यूबॉइडल epithelial tissue. Then second one is brush bordered cuboidal epithelial tissue.
ठीक है, ये दूसरा टाइप है, आई मीन ये मॉडिफिकेशन है सरफेस पे। तीसरा क्या है, सीलिएटेड, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इनका हमको फंक्शन भी जानना है और लोकेशन भी जानना है। तो फंक्शन क्या है पहले हम देख लेते हैं। फंक्शन जैसे हमने देखा डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन स्क्वामस का काम है, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार का बेसिक फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एंड सिक्रीशन। ठीक है, सो आपकी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल का भी काम है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल का भी काम है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ब्रश बॉर्डर में तो सरफेस एरिया और इंक्रीज हो जाएगी, जैसे हमने पढ़ा था ऐसा है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होंगे, राइट। दिस इज योर ब्रश बॉर्डर, दिस इज योर नॉर्मल, ये जो डायग्राम बना है दिस इज सिंपल क्यूबॉइडल। एंड सीलिएटेड का स्ट्रक्चर कैसे होगा, सिंपल सेल, उस पे क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट है और उसमें क्या प्रेजेंट है, बेसिकली सीलिया प्रेजेंट है ना, सीलिया प्रेजेंट है। सो ऑफ कोर्स इसका क्या फंक्शन होगा, बेसिकली मूवमेंट, किसी पार्टिकल के मूवमेंट में इन्वॉल्व है। समझ में आया। सो क्यूबॉइडल एपिथेलियल तीन तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं। पहला क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल, सरफेस जो है स्मूथ है। दूसरा ब्रश बॉर्डर, जहां पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। थर्ड इज जिसमें सीलिया प्रेजेंट है फ्री सरफेस पे। तो सीलिया का काम तो मूवमेंट होगा, तो इसका रोल क्या होगा, मूवमेंट। और यहाँ पर जो इनका काम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन आप समझते हो, किसी चीज को एब्जॉर्ब करना, जैसे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं वहां के सेल्स, सो दिस इज एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन का मीनिंग क्या होता है कि कोई चीज सिक्रीट करना, कुछ चीज सिक्रीट करना, मतलब उस सरफेस में, लेट्स से ये कोई ल्यूमेन है, आई मीन यहाँ पे पूरे सेल्स है, सेल्स के बीच का ये सरफेस है, तो यहाँ से कोई चीज एब्जॉर्ब जब सेल्स करते हैं इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और सेल कुछ बनाकर इस ल्यूमेन में डाल रहा है, इस फ्री सेल्स में ऐड कर रहा है, सो दिस इज सिक्रीशन। सो ऐसे दोनों केस में हमको बड़े सेल्स चाहिए, जितना बड़े सेल्स होंगे वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और ज्यादा सिक्रीट कर सकेंगे। सो ऐसे सेल्स जरूरत के हिसाब से ये आइदर क्यूबॉइडल हो सकते हैं या कॉलमनार हो सकते हैं, और क्यूबॉइडल में भी ब्रश बॉर्डर हो सकते हैं, कॉलमनार में भी ब्रश बॉर्डर हो सकते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सो आइए हम लोकेशन पढ़ते हैं कि इसका लोकेशन क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है अगेन, क्योंकि नेफ्रॉन से रिलेटेड है। सो जब हम वापस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आते हैं, नेफ्रॉन में देखो जब भी एब्जॉर्प्शन, यहाँ से देखो जब फिल्ट्रेशन होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन के टाइम पे यूरिया के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आ जाते हैं ट्यूब्यूल में। सो हमारी किडनी के आसपास की जो सेल है वो क्या करती है, इस ट्यूब्यूल से जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छे न्यूट्रिएंट है, उसको वापस ले लेती है, वापस एब्जॉर्ब करके बाहर फेंक देती है। तो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज मैक्सिमम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। सो दिस इज योर क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। सो ये जो सेल्स मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया पीसीटी का, दिस इज ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में आपको याद रखना है, इट इज ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। सो यहाँ पर पीसीटी में प्रेजेंट होता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कराना है, तो जो सरफेस एरिया है वो बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रश बॉर्डर आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। वहीं पर हम डीसीटी की बात करें तो ये सरफेस, ये दिस इज डीसीटी, यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है। बेसिकली वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। सो यहाँ पे क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं विथ नो माइक्रोविलाई। सो यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल प्रेजेंट होते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। सो हियर इन केस ऑफ आपका जो डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल,
वहां पर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। अगेन मैं आपको एक बार ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ तक आप समझ गए हो। दिस इज योर प्रॉक्सिमल पार्ट। प्रॉक्सिमल के जो सेल्स होंगे ना, जो अंदर की लाइनिंग है, उसमें ऐसे ऐसे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे, ऐसे सेल्स प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रहा है? सो ये कैसे सेल्स है पीसीटी में? दिस इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। कैसे सेल्स प्रेजेंट है? तो इट इज ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद आता है हमारा लूप ऑफ हेनले, ठीक है। देन आपका आता है डिस्टल, जो दूर के ट्यूब्यूल है उसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ पे क्योंकि हमें पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट, मैक्सिमम जो 90% एब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी में खत्म होता है। जो अच्छी चीजें मतलब फिल्टर होके ना, कई बार खराब चीजें के साथ साथ अच्छी चीजें भी चली जाती हैं इस यूरिन बनाने वाले ट्यूब्यूल में, जिसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। तो यहाँ से हमें अच्छी चीजें वापस लेनी है, तो यहाँ से जो भी अच्छी चीजें हैं ये सेल्स वापस ले लेता है और बाहर के फ्लूइड में डाल देता है, मतलब हमारे नॉर्मल सेल्स में डाल देता है। सो दिस इज नथिंग बट द एब्जॉर्प्शन। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। अब डीसीटी में जो पानी, लेट से पानी बहुत ज्यादा हमने पानी कम पिया या फिर हमारी बॉडी में वाटर के शॉर्टेज है, तो वाटर की एब्जॉर्प्शन करनी है। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन, मिनिमम एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल की लाइनिंग होती है यहाँ पर। सो दिस इज योर basically simple cuboidal epithelium tissue। समझ में आए? तो डीसीटी में क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। सो जो सेल की लाइनिंग है, लेट्स से आई विल एक्सप्लेन। लेट्स से आपका ये दिस इज योर ट्यूब है ना, ये ट्यूब है। तो ट्यूब की जो अंदर की लाइन है, इसको कवरिंग बोलेंगे। अंदर की जो लाइनिंग होगी वो बनी होगी डीसीटी के केस में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल, और पीसीटी के केस में यहाँ का जो सरफेस होगा रफ होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा। सो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नथिंग बट माइक्रोविलाई। सो यहाँ पर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो ये आपको एग्जाम्पल लोकेशन याद करना है। क्लियर? सो डीसीटी के साथ साथ अब ये कहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल और कहाँ पे प्रेजेंट है? तो स्मॉल डक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड में भी आपका सिंपल क्यूबॉइडल प्रेजेंट होता है। ग्लैंड क्या चीज है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। स्मॉल डक्ट के जो ग्लैंड होता है, जैसे पेनक्रियाटिक ग्लैंड के छोटे जो डक्ट होते हैं, छोटा जो ट्यूब होता है जहाँ से सिक्रीशन जाता है, दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? नाउ सीलिएटेड का क्या रोल है? तो सीलिएटेड एपिथेलियल आपका बेसिकली प्रेजेंट होता है ब्रोंकियोल में। जो स्मॉलर ब्रोंकियोल्स होते हैं वो सीलिएटेड होते हैं बेसिकली। देखो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, यहाँ पे क्यूबॉइडल भी होते हैं, कॉलमनार सेल्स भी होते हैं। सो ये बेसिकली स्मॉलर ब्रोंकियोल्स में आपके क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं विद सीलिया। सीलिया क्यों? सीलिया का क्या रोल है? बेसिकली जब हम इनहेल करते हैं, गैस को इनहेल कर रहे हैं, तो साथ साथ में डस्ट पार्टिकल या साथ साथ में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अंदर जाता है। सो इसको ऊपर की ओर फेंकने का काम करते हैं सीलिया। सो मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल अपवर्ड, जो हमें म्यूकस या कफ आता है, इट इज व्हाट? इट इज कलेक्शन ऑफ माइक्रोब्स और डस्ट विथ म्यूकस जो बाहर थ्रो किया जाता है। सो इट इज विद द हेल्प ऑफ ये जो हमारे जो ट्रैक है उसमें सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो इस पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंकते हैं। क्लियर? सो ये स्मॉलर ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। देखो हम अगर फंक्शन के साथ फंक्शन को समझेंगे तो हमको लोकेशन याद करने की लोकेशन समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, तो हमें इजीली याद हो जाएगा कि लोकेशन क्या होता है। सो अगेन कॉलम एपिथेलियल टिश्यू को जैसे हमने क्यूबॉइडल में पढ़ा 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम सिंपल इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। कॉलम एपिथेलियल टिश्यू कैसे होते हैं? बेसिकली कॉलमनार एपिथेलियल, इट इज टॉल सेल्स जो कॉलम शेप के हो सकते हैं। कॉलम मीन्स बड़े बड़े टॉल स्ट्रक्चर, राइट, विथ
ओवल न्यूक्लियस। पर ये जो है ये बेस पे ये बेसिकली सेंटर में ना प्रेजेंट होकर बेस के पास प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट बेस। ओके, सो बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट ये जो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है इसका सरफेस या तो स्मूथ होगा, जैसे कि हमने क्यूबॉइडल में देखा था, लंबे लंबे सेल्स हैं, इसके सरफेस पे कोई प्रोसेस नहीं है। दूसरा हम देखेंगे लंबे लंबे सेल जिसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई बोल दो या ब्रश बॉर्डर बोल दो, और यू कैन से इट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तीसरा टाइप जो है बड़े बड़े सेल, कॉलम लाइक सेल जिसमें सीलिया प्रेजेंट हो। सो इसका सीलिया का काम, अगेन हम अगर फंक्शंस लिखे तो इसका फंक्शन क्या होगा बच्चों, इट इज मूवमेंट, है ना, सीलिएटेड है तो ये मूवमेंट में इन्वॉल्व है। इसका पहले लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में ओवम के मूवमेंट में ये हेल्प करता है। सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय विच सेल्स, विच टिश्यू? So it is ciliated columnar epithelial tissue which will move the ovum. Now ये दोनों, इनका रोल क्या है, फंक्शन क्या है इनका बच्चों? अगेन इनका फंक्शन क्या है, बेसिकली सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो बेसिकली दोनों का काम, यहाँ पर ज्यादा सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन होगा क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया माइक्रोविलाई की वजह से ज्यादा है। ठीक है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन ज्यादा लेवल में होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। यहाँ पर बेसिकली दिस इज द सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ये भी इलोंगेटेड सेल है तो यहाँ पर अब भी सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा। कहाँ पे प्रेजेंट है, तो दोनों भी टिश्यू जो होते हैं बेसिकली जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। ओवरऑल जीआई ट्रैक्ट में कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू होता है क्योंकि जीआई ट्रैक्ट में क्या होता है, स्टमक में आपका धीरे धीरे डाइजेशन खत्म होके, आई मीन डाइजेशन होता है, देन इंटेस्टाइन में फाइनलाइज होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी चीजें एब्जॉर्ब होने लगती है। सो यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिससे डाइजेशन होता है तो सिक्रीशन भी होता है। तो यहाँ पे बड़े सेल चाहिए, ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए। सो पूरे जीआई ट्रैक्ट में आपके कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। सो ये कहीं कहीं माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट है, जैसे कि स्पेशली माइक्रोविलाई आपका प्रेजेंट होता है इन इंटेस्टाइन। सो आपको ये याद रखना है कि इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होता है, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। इन जनरल भी आपको पूछ सकता है कि जीआई ट्रैक्ट में कौन सा एपिथेलियल प्रेजेंट है, तो इट इज कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सो इंटेस्टाइन में क्योंकि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है। आप देखोगे कि इंटेस्टाइन का जो जनरली मैं अगर एक स्ट्रक्चर बताऊं तो इसका जो सरफेस होता है ये रफ होता है। इट इज बेसिकली विलाई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और ये विलाई जो कोटेड होता है ये माइक्रोविलाई से कोटेड होता है। मतलब वो जो ट्यूब के अंदर जो फोल्डिंग प्रेजेंट है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, जिसको विलाई बोलते हैं। विलाई अगेन किस सेल से बना, किस टिश्यू से बना है, माइक्रोविलाई मीन्स ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है टू अगेन इंक्रीज द सरफेस एरिया। आप पढ़ोगे डाइजेशन टॉपिक में, क्लियर? सो इंटेस्टाइन में आपका ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियल प्रेजेंट होता है बिकॉज हमें यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कराना है। बाकी सारे जीआई ट्रैक्ट जैसे स्टमक हुआ, आपके कोलॉन हुए, रेक्टम हुआ, इट मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन में भी और स्टमक में भी आपका सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। दिस इज सिंपल कॉलमनार epithelial tissue. This is brush bordered columnar
एपिथेलियल टिश्यू, है ना। और फाइनल टाइप कौन सा है आपका, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। सो ये 3 टाइप होते हैं, इसके फंक्शन के हिसाब से इसका लोकेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। कॉलमनार में आपका एक और मॉडिफिकेशन है जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू बनाता है, हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नाउ सी, अब हमने क्यूबॉइडल एपिथेलियल, जहां पर लेट्स इसको हम क्यूबॉइडल में ही पढ़ते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में हमने टाइप पढ़ा था, ओके, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था हमने। यहाँ पे एक और पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है, आई विल एक्सप्लेन हियर ओनली। सो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मॉडिफाई होकर बनाते हैं जर्माइनल एपिथेलियल टिश्यू। मतलब एक्चुअली जर्माइनल एपिथेलियल टिश्यू आप किसी बुक में अलग से नाम दिया हुआ है, जर्माइनल एपिथेलियल टिश्यू, बट इट इज नथिंग बट क्यूबॉइडल ओनली। बस इसका काम क्या है, गैमेट बनाना। सो ओवरी में ये बनाता है स्पर्म, आई एम सॉरी, ओवरी में बनाता है ओवम एंड टेस्टिस में बनाता है स्पर्म। So basically these are nothing but modified cuboidal epithelial only. जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है वो मॉडिफाई होकर क्या बनाते हैं, बेसिकली मियोसिस करते हैं। जनरली सेल्स में तो माइटोसिस ही होता है, जहां गैमेट बनना है वही मियोसिस होता है। तो इन क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में ये मॉडिफाई होकर ये गैमेट बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो ऐसे टिश्यू को क्यूबॉइडल ही है, पर क्योंकि ये मॉडिफाई होकर गैमेट बनाएंगे तो इनका नाम क्या हो जाता है, जर्माइनल एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है। सो मॉडिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू टू फॉर्म स्पर्म एंड ओवम, जिसको हम बोलेंगे गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं जर्माइनल एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है। सो नाउ विल टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑलमोस्ट हमारा सिंपल एपिथेलियल फिनिश हो गया है। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। जैसे हमने देखा ये हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है इसका सिक्रीशन भी काम होता है, एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन, राइट। सो जो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू है बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ग्लैंड्स में। ग्लैंड्स क्या होता है बच्चों, जो कुछ बना रहा होता है, जो कुछ सिक्रीट कर रहा होता है, सिक्रीट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा सिक्रीट करता है, पेनक्रियाज है, ये भी ग्लैंड है जो बेसिकली क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन भी तो सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट करता है। तो सारी बॉडी के जो ऐसे ऑर्गन जो कुछ सिक्रीट करते हैं उनको हम ग्लैंड बोलते हैं। जैसे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। तो ग्लैंड का काम क्या है, सिक्रीट करना। सो देखो एपिथेलियल कितना इंपॉर्टेंट है कि ये हर जगह अपने आप को मॉडिफाई कर ले रहा है। सो ग्लैंड्स भी क्या है, बेसिकली ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी क्या है, मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू to secrete something में जो भी पर्टिकुलर ग्लैंड सिक्रीट करता है। सो ये जो मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है ये जनरली कौन सिक्रीट करता है, ये आइदर क्यूबॉइडल हो सकते हैं, या तो क्यूबॉइडल हो सकते हैं या तो कॉलमनार हो सकते हैं। क्योंकि हमने देखा स्क्वामस का सिक्रीशन में कोई रोल नहीं होता, स्क्वामस से फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन करता है ना, क्योंकि फ्लैट सेल क्या ही बना पाएगा, है ना, पचका सा सेल क्या बना पाएगा, यस और नो। सो क्यूब शेप और कॉलम शेप का रोल क्या है, इनकी साइज बड़ी है तो ये कुछ सिक्रीट कर सकते हैं। तो ग्लैंड बेसिकली जो बने होते हैं, जो लाइन होते हैं, जो एक्चुअली में सिक्रीशन बना रहा है वो या तो कॉलमनार सेल होंगे या तो
क्यूबॉइडल सेल होंगे। ओके ओके नाउ बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ सेल के हिसाब से वी कैन डिवाइड अ ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंड को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। ग्लैंड को वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। पहला है यूनिसेल्युलर ग्लैंड एंड मल्टीसेल्युलर ग्लैंड। मल्टीसेल्युलर ग्लैंड, सो आपको नाम से समझ में आ रहा है, यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल, एक ही सेल जो है वो जो ग्लैंड बना रहा है उसको हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर, राइट? उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेल्युलर। सो ऐसा सेल कौन सा है जो कुछ सिक्रीट करता है? तो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड, जिसको बोलते हैं गॉबलेट सेल, जिसको क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल इज योर हियर इज गॉबलेट सेल। आपको पूछता है गॉबलेट सेल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड विच ऑफ द फॉलोइंग, और द सिंगल सेल विच सिक्रेट म्यूकस, और सिंगल सेल यूनिसेल्युलर ग्लैंड। सो ये क्या है आपका? गॉबलेट सेल। सो गॉबलेट सेल इज जनरली, देखो जहां पे भी कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा ना, वहां पे आपका गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि गॉबलेट सेल कोई नई चीज नहीं है, ये मॉडिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू ही है। जनरली लेट्स से ये आपका कॉलमनार एपिथेलियल है, ये कॉलमनार एपिथेलियल में से कुछ कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू मॉडिफाई होकर ये म्यूकस बनाते हैं, और ये सेल में ना म्यूकस ऊपर की ओर जमा हो जाता है, और ऊपर की ओर जमा होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर कुछ गॉबलेट शेप का हो जाता है। सो इसको बोलते हैं गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल, यहाँ पे क्या होता है? ऊपर की ओर म्यूकस जमा होने की वजह से ऊपर ये स्वेल हो जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर गॉबलेट शेप का दिखता है। जो वाइन की ग्लास नहीं होती है, ऊपर से मोटी और नीचे से एकदम फाइन ट्यूब जैसी होती है, वैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, क्योंकि यहाँ से म्यूकस बनता है, यहाँ से म्यूकस बन के ये ऊपर की ओर जमा हो जाता है, यहाँ पे जमा हो जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे नैरो और ऊपर की ओर बल्ज मोटा हो जाता है। सो इसको बोलते हैं गॉबलेट सेल। सो गॉबलेट सेल कौन है? जो म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, और म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, ये कौन सा सेल है? बेसिकली इट इज नथिंग बट द मॉडिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल सेल, मॉडिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर? सो गॉबलेट सेल इज यूनिसेल्युलर ग्लैंड, आपको नाम याद रखना है। आते हैं मल्टीसेल्युलर ग्लैंड की ओर। सो सारे ग्लैंड्स, पेनक्रियास ले लो, आपके सलाइवरी ग्लैंड ले लो, ऑल ग्लैंड्स आर बेसिकली हियर मल्टीपल सेल्स आर सिक्रेटिंग द सिक्रेशन। सो मल्टीपल सेल्स होते हैं जो सिक्रीशन करते हैं, जो कलेक्टिवली सिक्रीशन करके एक डक के थ्रू या विदाउट डक सिक्रीशन को रिलीज कर देते हैं। सो दिस इज योर मल्टीसेल्युलर ग्लैंड। क्लियर? इसके अलावा हम ग्लैंड को बेस्ड अपॉन सिक्रीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट भी, वी कैन डिवाइड ग्लैंड्स इनटू 3 पार्ट्स। पहला है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, and final type is your heterocrine और mixed ग्लैंड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कंपोजिट ग्लैंड। कैसे ग्लैंड है ये हम अभी समझते हैं। एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है? जो ये ग्लैंड है, ग्लैंड pour their secretion through duct, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड जो प्रेजेंट है वो सलाइवा सिक्रीट करके एक डक्ट के थ्रू सलाइवा को
उस पर्टिकुलर एरिया में रिलीज करता है ना। तो कोई भी सिक्रीशन जब पर्टिकुलर एरिया में सिक्रीट हो रहा है थ्रू अ डक्ट, एक चैनल है, एक पाइप के थ्रू सिक्रीट हो रहा है, सो हम इसको बोलते हैं विथ डक्ट, इसको हम बोलते हैं डक्ट के थ्रू सिक्रीशन होना। ऐसे केस को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे आप मेमरी ग्लैंड की बात कर लो, मेमरी ग्लैंड में जो मिल्क सिक्रीशन है वो एल्वियोलार सेल्स होते हैं जो एक्चुअली में सिक्रीशन जो है वो फाइन फाइन डक्ट के थ्रू एक पर्टिकुलर एरिया में ही सिक्रेट कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, एक फाइन ट्यूब, एक डक्ट के थ्रू पर्टिकुलर एरिया में सिक्रीशन हो रहा है। सो दिस ग्लैंड इज विथ डक्ट। एग्जाम्पल क्या आएगा यहाँ पे, बहुत ब्रॉडली यहाँ पे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एक्सेट्रा। सो ये जो सिक्रीशन करते हैं ये एक डक्ट के थ्रू पर्टिकुलर एरिया में, उसी के आसपास के एरिया में अपने सरफेस पे ही सिक्रीट करते हैं, ठीक है। सो ऐसे ग्लैंड को हम बोलते हैं विथ डक्ट सिक्रीट करना, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, दिस इज विदाउट डक्ट। सो ये कहाँ सिक्रीट इन ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली अपने सिक्रीशन को डाल देते हैं। और ये जो सिक्रीट करते हैं बेसिकली हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको, केमिकल कोऑर्डिनेशन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं ब्लड में। इसका मेजरली इसका रोल क्या होता है कि ये ब्लड में अपने सिक्रीशन डाल देते हैं और इनके टारगेट दूर दूर तक हैं और मल्टीपल टारगेट भी हो सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपके जितने हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है वो सारे आते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या आएगा यहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड, देन थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। पूरा का पूरा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये इन्हीं ग्लैंड की वजह से होता है, हाइपोथैलेमस एक्सेट्रा। क्लियर, जो भी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट कर रहा है ये सारे ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी हैं जिसमें क्या होता है कि ये ग्लैंड दोनों चीजें सिक्रीट करते हैं, एक तो हार्मोन भी सिक्रीट करेंगे और दूसरा कुछ सिक्रीशन जो डक्ट के थ्रू सिक्रीट करेंगे। ऐसा एग्जांपल है आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में दोनों पार्ट होता है बच्चों, इट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड ग्लैंड और कंपोजिट ग्लैंड और यू कैन से हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इसमें दोनों पार्ट होता है, एंडोक्राइन भी होता है एंड एक्सोक्राइन भी होता है, ठीक है। इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं, ओके। सो विल राइट हियर, जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको बोलते हैं, वो सेल्स का नाम है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इसमें भी डिफरेंट सेल्स होते हैं जो डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं। सो बेसिकली इनका काम क्या है, हार्मोन सिक्रीट करना। जैसे कि आपने पढ़ा इंसुलिन ब्लड में सिक्रेट किया जाता है, तभी तो ब्लड, ये पेनक्रियास ब्लड में डायरेक्टली पोर करता है और इसी की वजह से ये इंसुलिन ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है ना। सो इट इज सिक्रेटेड इन हार्मोन। तो दिस इज द एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट क्या है, आप देखोगे जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होगे तो आपने देखा होगा कि पेनक्रियास के थ्रू ये जो इंटेस्टाइन है इसमें कुछ सिक्रीशन आता है थ्रू अ डक्ट। So this is nothing but what? Exocrine part. So इस cells को जो actually pancreatic juice बनाते हैं, that is enzymes बनाते हैं जो digestion में help करते हैं. So it is cells of acini. जो क्या बनाता है, pancreatic juice, जिसमें सारे एंजाइम होते हैं, प्रोटीन को तोड़ने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए पैनक्रियाटिक जूस, है ना। तो ये सारे प्रोटीन और या लाइपेज है, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज है, ये सारा कहाँ बनता है, पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। बनता कहाँ पर है, एक्सोक्राइन पार्ट में बनता है।
सो दिस इज, ये इंटेस्टाइन में एक डक्ट के थ्रू पोर किया जाता है. तो दिस इज एक्सोक्राइन पार्ट, दिस इज एंडोक्राइन पार्ट. दिस इज ऑल अबाउट द ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू. फाइनल टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज फाइनल मीन्स एपिथेलियल टिश्यू का फाइनल पार्ट, दैट इज सेकेंड लास्ट पार्ट, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. जैसे कि हमने डिस्कस किया था, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? मल्टीपल लेयर. एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर मल्टीपल लेयर होंगी सेल की. ओके, लाइक दिस. लेट्स से दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. इसमें जो सेल्स की लेयर है ये मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होंगी. सो इसका मेजर रोल होता है प्रोटेक्शन. इसका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत कम रोल होता है. ओके, सो दिस इज योर बेसिकली कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. बेस्ड अपॉन इट्स प्रॉपर्टी पहले हम लिख लेते हैं, more than one layer of cell on one basement membrane. Okay, now based upon its property it can be divided into transitional epithelial tissue and दूसरा है आपका नॉन ट्रांजिशनल और यू कैन से स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल. स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम लिख लीजिए, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. स्ट्रेटिफाइड का मतलब कंपाउंड ओनली, मल्टीपल लेयर. ओके, सो दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस क्या है? ये जो है ये स्ट्रेचेबल होता है. इसकी प्रॉपर्टी है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियल इज स्ट्रेचेबल एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल इज नॉन स्ट्रेचेबल. ओके, ये थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है. तो इसका रोल का ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपको एक एग्जांपल याद रखना है, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है. ठीक है, जहाँ पे स्ट्रेच ब्लैडर में बेसिकली यूरिन स्टोर होता है ना, तो स्ट्रेचिंग में ये जो वहाँ के सेल्स है वो स्ट्रेच हो सकते हैं, स्लाइड कैपेसिटी होती है. सो देयर इज ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू आर प्रेजेंट. नाउ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का मेजर रोल क्या होता है? टू प्रिवेंट द सेल, to protect the surface, basically to protect, I'm sorry, one second, to protect the surface from physical and chemical stress. सो वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर हो सकता है, जैसे हमारा स्किन पार्ट का एपिडर्मिस है, देन हमारा माउथ का पार्ट है, बकल कैविटी बेसिकली. सो ये सारे जो एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किन जो सरफेस से डैमेज होने के चांसेस होते हैं, टिश्यू डैमेज होने के चांसेस होते हैं, वहाँ पर हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब ये दो तरीके के होते हैं. एक होता है आपका ड्राई सरफेस, जैसे हमारे हेयर हो गए, हमारा स्किन का सरफेस हो गया, ये ड्राई होता है. सो ये ड्राई इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे केराटिन प्रेजेंट होता है. So we can divide it into two parts. Okay, we can divide it into two parts. One is, one second. So हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है आपका केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, दूसरा आता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. दोनों में डिफरेंस क्या है? नाम ही आपको बता रहा है कि ये केराटिनाइज्ड है
और नॉन केराटिनाइज है। सो केराटिन ऐसा नहीं कि सारे सेल में प्रेजेंट है, केराटिन सिर्फ और सिर्फ आपके अपर सरफेस में प्रेजेंट होगा। लेट्स से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये आपके लोअर सेल्स हैं, ठीक है, दिस इज द सेल्स। सेल्स के सिर्फ अपर मोस्ट लेयर में केराटिन जमा हो जाता है, केराटिन प्रोटीन जमा होने की वजह से ये ड्राई सरफेस बनाता है बेसिकली। सो जिस सेल में केराटिन, लेट्स से ये अपर सरफेस है जहां पर बेसिकली आपका केराटिन प्रोटीन जमा हो गया, लेट्स से दिस इज केराटिन, दिस इज केराटिन, ओके, दिस इज केराटिन। केराटिन जमा होने की वजह से ये सेल्स जो ऊपर के लेयर है सेल्स के, वो कैसे हो जाएंगे, डेड सेल हो जाएंगे। अगर केराटिन जमा हो गया तो वो सेल्स कैसे हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियस। कहां पे प्रेजेंट होगा ये, सो इट विल प्रेजेंट, इसका लोकेशन क्या होगा बच्चों, सो लोकेशन इज बेसिकली एपिडर्मिस ऑफ स्किन, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, स्किन का जो ऊपर का सरफेस है ना, केराटिन के प्रेजेंट होने की वजह से कैसा ड्राई सरफेस ये बनाता है। सो दिस इज बेसिकली फॉर्म ड्राई सरफेस। और आप बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हो, केराटिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे हेयर में, राइट। सो हम उसको बोल सकते हैं स्किन डेरिवेटिव, स्किन डेरिवेटिव्स, है ना। वी आर स्टडिंग एनिमल टिश्यू, सो बेसिकली हम दूसरे एनिमल्स का एग्जांपल ले सकते हैं, राइट। क्या क्या आएगा इसमें, जैसे हमारे हेयर है, देन हूव्स, एनिमल में जो हूव्स होते हैं, हॉर्न जो होता है एनिमल में, this is basically dead cells, no, so these are modified, basically upper surface में keratin हो जाता है, that's why they make the surface dry, keratinized striated stratified epithelial tissue present होता है। non keratinized ये basically they will form a not a moist surface ये बनाते हैं, ये dry surface क्योंकि इनमें keratin नहीं present है। so इसमें simply it is without keratin, without केराटिन। सो ये बेसिकली कैसा सरफेस बनाते हैं, मॉइस्ट सरफेस, दे विल फॉर्म मॉइस्ट सरफेस। व्हाट आर द एग्जांपल्स, तो मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी वियर एंड टियर होगा, बहुत ज्यादा जो सरफेस है उसको डैमेज होने के चांसेस हैं। जैसे हम बहुत खाना चबा रहे तो हमारी बकल कैविटी में जो सेल्स है अंदर के, वो डैमेज हो सकते हैं, और ये सरफेस ड्राई भी होता है। सो बेसिकली यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होता है, आपका नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सो एग्जांपल इज बकल कैविटी, देन वजाइना, esophagus, ओके, देन योर मेजर डक्ट ऑफ ग्लैंड, जो बड़े बड़े ग्लैंड्स होते हैं, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, वहां पर भी आपका नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। वन सेकेंड, सो लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में आपका प्रेजेंट होगा, दैट इज योर नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, राइट। हमने सिंपल पढ़ा और हमने कंपाउंड एपिथेलियल पढ़ा। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में बेसिकली दो तरह के एपिथेलियल प्रेजेंट है, एक है बेसिकली ट्रांजिशनल, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल का मतलब वो थोड़े से स्ट्रेच हो सकते हैं, सो उसकी वजह से एक्सपांड हो सकते हैं थोड़ा सा, जिसमें यूरिन ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर इज योर एग्जाम्पल। ओके, सेकेंड वन इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, जो बेसिकली आपके स्किन सरफेस पे पाया जाता है बेसिकली। ओके, सो स्किन सरफेस में ड्राई सरफेस बनाने का काम आपका केराटिनाइज्ड एपिथेलियल होगा, और जो इंटरनल मॉइस्ट सरफेस है, जैसे हमारा बकल कैविटी है, वजाइना है, इसोफेगस, लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड, ये आपका मॉइस्ट सरफेस है बेसिकली। सो ये किससे बनता है, नॉन केराटिनाइज्ड मल्टीपल लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सो विच इज द नेम इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, सो एपिथेलियल टिश्यू का फाइनल पार्ट आपका है सेल जंक्शन। सेल जंक्शन, जंक्शन का मतलब आपको समझ में आता है क्या है, बेसिकली लिंक है ना। ट्रेन के जंक्शंस होते हैं ना, मेजर स्टेशन जहाँ पे सारी ट्रेनें आती है, उसको हम जंक्शंस बोलते हैं। सो उसी तरीके से सेल और सेल के बीच में कांटेक्ट होता है, राइट।
मोस्टली आपका एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि वो उसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत कम है, सेल सेल बहुत पास में अटैच होते हैं, तो उनमें कुछ कांटेक्ट होता है, कुछ लिंकेज होता है. इट इज बेसिकली जो उनमें जो कांटेक्ट होता है, इट इज थ्रू प्रोटीन के प्लग्स होते हैं इन सेल्स के बीच में. सो इनके बीच में कुछ जंक्शंस पाए जाते हैं, मोस्टली फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू, दैट इज योर सेल जंक्शंस. सो आपको तीन ही सेल जंक्शंस पढ़ना है जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है. फर्स्ट इज योर टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन. सेकेंड वन इज गैप जंक्शन, गैप जंक्शन. एंड थर्ड फाइनल इज योर अडियरिंग जंक्शन, अडियरिंग जंक्शन जिसको डेस्मोसोम भी बोलते हैं. ठीक है, नाम से इसका पता चलता है इसका मीनिंग क्या है. टाइट जंक्शन मतलब जो नाम है वही कि सेल और सेल के बीच में दे आर टाइटली अटैच. ठीक है, सेल और सेल के बीच में क्या होगा, देयर विल बी अ टाइट अटैचमेंट. सेल सेल है, इनके बीच में प्रोटीन प्लग जो होगा वो काफी थिक होगा, काफी थिक होगा, जस्ट टू प्रिवेंट एनी लीकेज, टू प्रिवेंट एनी लीकेज. ये मोस्टली आपका एपिथेलियल टिश्यू में होगा, कनेक्टिव टिश्यू में नहीं हो सकता क्योंकि सेल सेल कितने दूर होते हैं. सो ये प्रोटीन के प्लग होते हैं जो इन सेल को जोड़े रखते हैं एक साथ, ताकि इस पॉइंट से यहाँ से सेल से दूसरे सेल में कोई चीज लीक होकर ना जा सके, या सेल और सेल के बीच में जब यहाँ से कोई चीज सिक्रीट हो रही है, लेट्स से ये सेल कुछ बना रहा है, ये सेल कुछ बना रहा है, तो यहाँ से लीक होकर कोई चीज सेल के दूसरे सेल तक ना जा सके. सो इसलिए टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है. कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. पहले हम इसका मीनिंग लिख सकते हैं कि इसका रोल क्या है, टू प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस द सेल. सेल और सेल इतना टाइटली अटैच होते हैं प्रोटीन प्लग के थ्रू, सो दैट वो जो जंक्शन जो उनका सिक्रीशन है वो उनसे लीक होकर पीछे की साइड ना जा सके बेसिकली. सो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू में ऐसे जंक्शंस पाए जाते हैं. एग्जांपल क्या है आपका कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ स्टमक के थ्रू. ये स्टमक है, हमको पता है कि सारे जो ऑर्गन्स है वो अंदर की जो लाइन है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है. तो हमने एग्जांपल देखा था कि जो जीआई ट्रैक है वो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू से बना है. सो इसका जो जीआई ट्रैक है दिस इज अगेन मेड अप ऑफ कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, राइट. सो यहाँ पर जो सेल्स है वो टाइटली अटैच होते हैं. यहाँ पर कौन सा जंक्शन होता है, इन सेल और सेल के बीच में टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है. सो दैट आपको पता है कि हमारे स्टमक के जो ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो क्या सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट HCl. लो मैं रेड कलर से बना देती हूँ, HCl सिक्रीट करते हैं, है ना. ये भयानक HCl एसिड है, हमारे स्टमक के लेयर को भी जला सकता है. सो इसकी वजह से ये सिर्फ ल्यूमेन में सिक्रीट हो, मतलब जहाँ पे फूड आ रहा है सिर्फ वहीं पे सिक्रीट होना चाहिए HCl. ये लीक होकर अंदर साइड में नहीं जाना चाहिए. तो इसलिए इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है, so that to prevent any leakage. Okay, so ये आपका एपिथेलियल टिश्यू में पाया जाता है. अगला है आपका गैप जंक्शन. एज द नेम सजेस्ट, गैप जंक्शन का मतलब क्या होता है, सेल और सेल के बीच में कांटेक्ट हो, कम्युनिकेशन हो. Although they are tightly packed, but there should be some communication, some means so that they can transport ions, लार्ज मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वो एक सेल से दूसरे सेल में जा सकती है. ऐसे जंक्शंस को बोला जाता है गैप जंक्शन. सो इट इज नथिंग बट दिस जंक्शन इज कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल, बिटवीन द सेल्स बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल large molecules and ions. So small molecules, large molecules और ions यहाँ से ट्रांसफर होकर एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं. ये आपका कहाँ पाया जाता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कार्डियक मसल. एग्जाम्पल क्या है, कार्डियक मसल. कार्डियक मसल में आप जब पढ़ोगे,
कार्डियक मसल। एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो इंपल्स है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए गैप जंक्शंस के थ्रू कैल्शियम आयन को भेजता है एक सेल दूसरे सेल को, ठीक है। सो दिस इज थ्रू कार्डियक मसल। ऑल्सो इट इज फाउंड इन नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स में भी पाया जाता है ये, ओके। यहाँ पर भी इंपल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए गैप जंक्शन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। अगला है आपका एडियरिंग जंक्शन। एडियरिंग जंक्शन का मतलब क्या है? जोड़ना, है ना। सेल और सेल के बीच में जो कांटेक्ट है, इट इज थ्रू दिस जंक्शन। सेल और सेल के बीच में स्ट्रॉन्ग बेल्ट फॉर्म होता है, एडियरिंग बेल्ट, जिसके थ्रू ये सेल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो चारों तरफ से जो सेल्स है वो एक दूसरे से एक एडियरिंग बेल्ट के थ्रू जुड़े होते हैं। दिस इज योर एडियरिंग जंक्शन, ओके। सो दिस इज नथिंग बट सीमेंटिंग बिटवीन द सेल। दिस इज सीमेंटिंग बिटवीन द सेल। और जो प्रोटीन, जिस प्रोटीन और फिलामेंट से ये जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं एडियरिंग बेल्ट। ये प्रोटीन के ही होते हैं, जैसे कि कैरेटीन, इससे ये जुड़े होते हैं बेसिकली। सो यहाँ से, इसकी वजह से बेसिकली ये आपका कहाँ पाया जाता है? स्ट्राइएटेड एपिथेलियल टिश्यू में, क्योंकि मल्टीपल लेयर ऑफ सेल है तो इनके बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो एक दूसरे से सीमेंटेड रहे, जुड़े रहे, अडियर रहे, इसके लिए इनमें क्या पाया जाता है? एडियरिंग जंक्शन, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट कनेक्टिव टिश्यू, ओके।